नमस्कृताय बंधुओं, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि हमने पिछली कक्षा में यह पढ़ा कि भाषा क्या है। भाषा के बारे में हमने बताया कि भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना या प्रकट करना। उसके बाद हमने हिंदी के बारे में बताया, हिंदी क्या है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, इसका विकास अपभ्रंश से हुआ है। तो उसके बाद हमने ये चर्चा करने के बाद आपको हिंदी भाषा का विकास क्रम बताया था कि हिंदी भाषा आखिरकार कैसे विकास हुआ। पहले हुआ संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। उसके बाद हमने एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताया था, समझाया था। आज मैं आपको कल ही मैं बता दिया था कि अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास, और उसके बाद मैं हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों के विषय में चर्चा करूंगा। और चर्चा करने से पहले मैं, जैसा कि मैं हमेशा मंगलाचरण पर बहुत विशेष ध्यान देता हूं, तो आज भी मंगलाचरण करके मैं अपने जो भी पढ़ाना, जो भी बताना, मैं उसकी शुरुआत करूंगा। जैसा कि हमने कल बताया था कि आपको वैदिक मंत्र और लौकिक मंत्र के बारे में, वैदिक भाषा और लौकिक भाषा के बारे में आपको बताया था। तो आज एक वैदिक ही भाषा का एक मंत्र है जो इंद्र सूक्त से आता है, ऋग्वेद के दूसरे मंडल का है। तो इसमें एक पहला ही मंत्र है, मंगलाचरण के रूप में मैं इसको ले लेता हूँ। वैसे तो मंगलाचरण क्या है, मंत्र है, तो मंत्र में सबकी इंद्र देवता की आराधना करता हूँ। कैसे? यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत् यस्य सुषमाद्रदस्याभिषेताम् अन्नमणस्महानः सजनास इंद्र निमणस्महानः सजनास इंद्र। बस मंगलाचरण हुआ। उसके बाद मैं आज अपने विषय में आता हूँ कि अपभ्रंश के भेद और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अपभ्रंश के भेद कितने हैं? अपभ्रंश के भेदों को मैं लिखूंगा यहाँ पे। अपभ्रंश के भेद क्या क्या है? सौर सेनी है, अर्धमागधी है, मागधी है। सौर सेनी, सौर सेनी, सौर सेनी, अर्धमागधी, 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 मागधी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्या क्या है? खस है, ब्राचड़ है, खस, ब्राचड़, ब्राचड़। ठीक, और क्या है? महाराष्ट्रीय और पैसाची है। पैसाची को कुछ लोग नहीं मानते, मगर कहीं कहीं उसका भी उल्लेख है। महाराष्ट्री, महाराष्ट्री। और क्या है? पैसाची। क्या है? पैसाची। ठीक है, ये तो हुआ अपभ्रंश के भेद। अब इस अपभ्रंश से, यानी कि सौर सेनी से, और जैसे कि सौर सेनी से, अर्धमागधी से, अर्धमागधी से और मागधी से, खस से, ब्राचड़ से, महाराष्ट्री से, पैचाची, इनसे किसका किसका विकास हुआ है? इनसे किसका किसका विकास हुआ? ठीक है, इसको मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक, अब पहले हुआ सौर सेनी। सौर सेनी से जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी क्या क्या है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। क्या है? गुजराती। एक इसके अंतर्गत आती है, सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भैया? सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। अब अर्धमागधी के अंतर्गत क्या क्या है? पूर्वी हिंदी है सिर्फ। कौन सी? पूर्वी हिंदी। क्या है भैया? पूर्वी हिंदी।
पूर्वी हिंदी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद खस के अंतर्गत पहाड़ी, खस के मागधी, मागधी के अंतर्गत जो है देखिए अपभ्रंश के भेद, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, सौ सैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। अब अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, और मागधी से क्या है, मागधी से है बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। क्या क्या है, बंगाली, उड़िया, बंगला। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ये नहीं कि मैं ब्लैक बोर्ड पे जब लिखा हूं तभी आप सुनेंगे। मैं बता रहा हूं कि बिहारी है, उड़िया है, बंगला है, असमिया है। क्या क्या है, बिहारी, उड़िया, बिहारी, उड़िया, उड़िया, बंगला, बंगला, असमिया, असमिया। ठीक, ये मागधी के अंतर्गत है। और खस के अंतर्गत क्या है, पहाड़ी हिंदी। खस के अंतर्गत क्या है, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। क्या है, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के बाद आता है ब्राचर। ब्राचर के अंतर्गत क्या है, सिंधी है। क्या है, सिंधी। ब्राचर के अंतर्गत सिंधी। सिंधी के बाद ब्राचर के अंतर्गत महाराष्ट्री और पैसाची। महाराष्ट्री के अंतर्गत क्या है, मराठी है, और पैसाची के अंतर्गत पंजाब। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, अन्यथा अगर नोट करते रहेंगे तो अच्छा है। हमने आपको बताया कि अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब ये हुआ अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश का कौन कौन सा भेद है, सौरसेनी है, अर्धमागधी है, मागधी है, खस है, ब्राचर है, महाराष्ट्रीय, पैसाची है। अब इसके अंतर्गत सौरसेनी के अंतर्गत आता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। और उसके बाद अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, और मागधी के अंतर्गत बिहारी हिंदी, खस के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी, ब्राचर के अंतर्गत सिंधी हिंदी, महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी हिंदी, पैसाची के अंतर्गत पंजाबी हिंदी। अब कहेंगे कि इतनी बार मैं क्यों बोलता हूं, ताकि आपको याद हो जाए। इतनी बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब मैं हिंदी की उपभाषा और बोलियों पर चर्चा करूंगा। किस पे, हिंदी की उपभाषा और बोलियों पर। इतना एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय हिंदी, भारतीय आर्य भाषा का विकास। ठीक, अपभ्रंश के भेद, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। खस से पहाड़ी हिंदी, ब्राचर से सिंधी हिंदी, मराठी से महाराष्ट्री से मराठी, और पैसाची से पंजाबी। इतनी बात आपको याद हो गई होगी, हमें विश्वास है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आपको मैं क्या बताऊंगा, हिंदी की उपभाषा और बोलिए, हिंदी की उपभाषा और बोलियां। अब आप लाइव तो है नहीं तो मैं पूछता हिंदी की उपभाषा कितनी है और बोलियां कितनी है, मगर मैं भी आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, इतना मिटाने के बाद, इतना मिटाने के बाद। ठीक, अब हिंदी की उपभाषा कितनी है, 5 है, और बोलियां कितनी है, 17 या 18। कहीं कहीं 17 प्राप्त होती, मगर अब तो 17 ही प्राप्त हो गई है। 17 और 18 जो भी विकल्प में आ जाए उसको आप लगा सकते हैं। उपभाषाएं कितनी हिंदी में, उपभाषाएं, उपभाषाएं, उपभाषाएं क्या है भैया, और बोलियां क्या है, बोलियां, बोलियां। ठीक, अब उपभाषा कौन कौन सी है और बोलियां कौन कौन सी हैं, और इनका प्रमुख क्षेत्र क्या है, इसको मैं बताऊंगा। ठीक, उपभाषाओं में उस उपभाषाओं की संख्या कितनी है भैया, 5 है। कितनी है, उपभाषाओं की संख्या 5 है। और बोलियों की संख्या कितनी है, 17।
कहीं कहीं 18 प्राप्त होता है उसको लेकर, नेपाली को लेकर, मगर इस समय नेपाली को डिलीट कर दिया गया, मिटा दिया गया, अब उसका उल्लेख नहीं मिलता है। मगर 17 या 18 जो भी विकल्प में आ जाए आप उसको राजस्थानी, आप उसको विकल्प अनुसार लगाएंगे। अब मैं उपभाषाओं की बात कर ले रहा हूँ। पहली उपभाषा क्या है, दूसरी उपभाषा क्या है, तीसरी उपभाषा क्या है, चौथी उपभाषा क्या है और पांचवी उपभाषा क्या है। पहली उपभाषा है राजस्थानी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। ठीक, और क्या, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और कितनी उपभाषाएं हमने बताई, 5 बताई ना। पांचों के नाम मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पांचों का नाम है, पहले हमने बताया राजस्थानी हिंदी, और दूसरा बताया पश्चिमी हिंदी, तीसरा बताने जा रहा हूं पूर्वी हिंदी, उसके बाद बिहारी हिंदी, उसके बाद पहाड़ी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, उसके बाद बिहारी हिंदी, उसके बाद बिहारी हिंदी, उसके बाद पहाड़ी हिंदी। ठीक है, अब कहेंगे कि उपभाषाओं को हम कैसे याद करें। अभी आप कहेंगे कि इससे प्रश्न कैसे पूछेगा। अभी इसमें दे दिया गया राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगर अब आपसे पूछा जाए कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, अगर प्रश्न में आपसे ऐसा पूछ लिया कि इसमें से कौन सी है जो हिंदी की उपभाषा नहीं है, आपको विकल्प में दे उठे राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और अर्धमागधी और बिहारी हिंदी, तो आपका विकल्प क्या होगा कि उपभाषाओं के अंतर्गत कौन नहीं आता, अर्धमागधी नहीं आती। ठीक है, उसके बाद मैं बोलियों की चर्चा करूंगा। राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं। ठीक, उपभाषाओं को आप याद करें, हर जगह क्या है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, 3 टोप्पा मिल रहे हैं, और राजस्थानी, बिहारी, रवि। अगर आप नियम से ना याद करें तो पहले क्या करें, रवि। रवि क्या करता है, पूर्व पश्चिम घूमकर पहाड़ पर चढ़ता है। रवि क्या करता है, पूर्व पश्चिम घूमकर पहाड़ पर चढ़ता है। रवि क्या किए, र से क्या हुआ, राजस्थानी हिंदी, वी से क्या हुआ, रवि, र से राजस्थानी, वी से बिहारी, और पूर्व पश्चिम क्या हुआ, उसने घूमा, उसके बाद क्या किया, पहाड़ पर चढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो बोलियां हैं 17 बोलियां, 18 बोलियां मिलती हैं, उसको भी बताऊंगा, और अब इस समय कौन सी बोलियां उसके अंतर्गत नहीं आती ये भी बताऊंगा। तो पहले राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। क्या क्या है, ध्यान देना, मारवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, मालवी, मालवी। ठीक है, मालवी। अब आप इसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, मा शब्द की आवृत्ति 3 बार। रवि क्या करते हैं, पहले उसने 3 बार मां पुकारा, उसके बाद मां का ही जय किया, किसका, मां का ही जय किया। मतलब रवि, र से आप र शब्द को लीजिए और मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। अभी जो जयपुरी है ना, इसका एक अन्य नाम है, डूडाड़ी, ऐसे करके, डूडाड़ी है, ऐसे करके है। ठीक है, उसके बाद डूडाड़ी करके इसका नाम है, जो जयपुरी हिंदी है। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आती है, कौन कौन सी बोलियां हैं इसकी, कौन कौन सी बोलियां हैं, कौरवी हिंदी। कौन सी हिंदी, कौरवी,
हिंदी। अब कौरवी हिंदी को क्या कहते हैं? इसका एक अन्य नाम भी है, इसका एक अन्य नाम है खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली। अब आता है हरियाणवी। हरियाणवी, हरियाणवी, ठीक। हरियाणवी को, इसका भी एक अन्य नाम है, उसका एक अन्य नाम क्या है? हरियाणवी का एक अन्य नाम है बांगरू, या कहें कि बांगरू का अन्य नाम ही हरियाणवी है, बांगरू, ठीक। अब इसमें एक और बची है, क्या नाम है उसका? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, बुंदेली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ब्रजभाषा, बुंदेली, बुंदेली, कन्नौजी। मैं ज्यादा फैक्ट पे ही विश्वास करता हूं। अब इतना कम कंटेंट दूंगा मैं, ताकि आपको इससे ज्यादा, अब कहीं अगर आपको ज्यादा कंटेंट मिलने लगे तो इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ ज्यादा पढ़ ले रहे हैं, इसका मतलब सीधा साधा है कि आपका वहां समय का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग किया जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आना है। आज की मेरी क्लास से देख लेना मित्रों, 2 से 3 शिफ्ट में यहीं से क्वेश्चन आएगा, जो अभी मैं आज की क्लास में बता रहा हूं। विश्वास रखना, 2 से 3 अंक, 2 से 3 प्रश्न यहीं से आएंगे, चाहे जिस शिफ्ट में आए, मगर आएंगे। ना आएगा तो बताना हमको। अब इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या है? अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। अवधी, अवधी, बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत हो गया, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आवा भाग चली, चली जिन कहा, आवा भाग चली। कौने भाग चली? पूरब के भाग चली। चलवा, आवा बाग चली, कहां चली? पूरब चली। ये तो हो गया ट्रिक पूर्वी हिंदी का, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब बिहारी हिंदी का क्या है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली। क्या है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, 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 मगही, मगही, मैथिली। मैथिली, ठीक। कितना हुआ? 4 उपभाषाओं के अंतर्गत जितनी बोलियां आ रही है उसको बता दिए हम। अब 5वीं के अंतर्गत है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। नेपाली, नेपाली। अब हमने आपको बताया कि उपभाषाएं कितनी है? 5 है। और बोलियां कितनी है? 17 या 18। अब 17 18 मैं गिना दे रहा हूं। पहले तो आप उपभाषाओं को देखिए। उपभाषाएं राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। कितना आपने समझा? समझा कि नहीं? 5 उपभाषा हमने गिनाई ना। अब बोलियां देखिए, बोलियां देखिए। बोलियों में क्या है? राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। इसको क्या कहते हैं? डुराड़ी। हाँ, इसका अन्य नाम है। ऐसे पूछ लेगा कि मारवाड़ी किस, मतलब किस उपभाषाओं से, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो जब आप जाने रहेंगे कि राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है तो आप बता देंगे, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। अब पूछेगा कि कौरवी हिंदी का एक अन्य नाम क्या है, या ऐसे भी पूछ लेगा कि खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है।
यह पूछ लेगा हरियाणवी हिंदी का एक अन्य नाम क्या है, तो कौरवी हिंदी को ही खड़ी बोली कहते हैं और हरियाणवी को भांगरू कहते हैं। ठीक है। और ब्रज भाषा बुंदेली कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की है। कौरवी, हरियाणवी, अब कितनी मैं भाषाओं को गिना दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हमने इसको नहीं गिना, इसको नहीं गिना। क्यों? अब इसका उल्लेख नहीं मिलता है। 17 ही आपको विकल्प अनुसार ही आपको चयन करना है। अगर आपको 18 दे रहा है तो आप 18 मानेंगे और वो 17 दे रहा तो 17 मानेंगे। दोनों विकल्प में नहीं आएगा, इतना हमें विश्वास है। आएगा भी नहीं, अगर आएगा तो आप 17 को ही मानेंगे, क्योंकि आयोग ने 17 को ही माना है। आप इतनी बात समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, भाषा की संवैधानिक स्थिति। भाषा की संवैधानिक स्थिति को और भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद और जो जैसे कि और मैं कुछ बताना चाहता हूं, जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं कि भाषा क्या है। हमने भाषा को बता दिया कि भाषा क्या है, उपभाषा क्या है, बोली क्या है, और मानक भाषा क्या है, राजभाषा क्या है, संपर्क भाषा क्या है। उसके बाद प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, कार्यालयी हिंदी क्या है, तकनीकी हिंदी क्या है, वाणिज्यिक हिंदी क्या है, जनसंचारी हिंदी क्या है। अब हमने जो ये सब बताया तो इसमें से तो कुछ पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको कहां से क्वेश्चन मिलेगा टप करने के लिए, यानी कि एग्जाम हॉल में, तो आपको मिलेगा कि भारत की संवैधानिक स्थिति में, मतलब भारत के संविधान में भाषा का क्या आखिर दर्जा है, क्या उल्लेख मिलता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या बताया गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या बताया गया। मगर इतना मैं बता देना चाह रहा हूं कि अनुच्छेद 343 से भारतीय संविधान की अनुसूची 8 भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इनको नोट करिएगा नोट्स में अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा। अब मैं आपको, जैसा कि मैंने कल बताया था कि आपको मैं कुछ साहित्य से जुड़े प्रश्न बताऊंगा। अब आगे की मैं कक्षा को कल देखूंगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि जो पढ़ाऊं वही उतना आपको याद हो जाए। अब आप अगर इस क्लास को देखेंगे ना भैया, तो आपको 2 से 3 नंबर तो फिक्स है मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, इतना मान के चलिए। क्योंकि मैंने देखा 7-8 शिफ्टों का पेपर, ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं था जिसमें उपभाषाओं और बोलियों से क्वेश्चन पुटअप ना हुआ हो, यानी कि मिला ना हो। ठीक है, अब आपको मैं बता दे रहा हूं कुछ। अगर मैं कहूं तो भाषा और उपभाषा, बोलियां, इसको मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूं। अगर आपको लिखना हो तो आवाज को, मेरे स्पीड को थोड़ा धीम करके आप लिख भी सकते हैं। कहो तो मैं भाषाओं के विषय में चर्चा कर दे रहा हूं, आखिर वो भाषाएं क्या होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते रहेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जानना भी जरूरी है। ठीक है, अब भाषा का जो उल्लेख है, हमने बताया कि भाषा का उल्लेख कहां कहां मिलता है। भाषा का उल्लेख, भाषा का किस अनुसूची में, अनुसूची कौन सी है, अनुसूची इजहार भाई, इजहार भाई आपको पता है कौन सी अनुसूची है, बताइए। आप व्यक्त भी कर सकते हैं, हमारे मित्र आपकी आवाज को सुनेंगे। बताइए कौन सी अनुसूची है। ठीक है, मत बोलिए, 8वीं अनुसूची है। ठीक है, 8वीं अनुसूची। कौन सा भाग है, भाग 17 है। भाग कौन सा है, 17। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा है, 343 से 351। इतनी बात आपको ध्यान हो गई। अब भारतीय संविधान में पहले कितनी भाषाएं थी, पहले कितनी भाषाएं थी, 14 थी। कितनी थी, 14 थी। मगर वर्तमान समय में
वर्तमान समय में कितनी है? 22 है। अब 22 भाषाओं का उल्लेख मैं कल करूंगा। 22 भाषाओं का उल्लेख मैं कल करूंगा। क्यों कल करूंगा? क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाषा क्या है, उपभाषा क्या है, बोली क्या है, मानक भाषा क्या है, संपर्क भाषा क्या है और राजभाषा क्या है। उसके बाद ये सब बताने के बाद साहित्य से जुड़े 4-5 प्रश्नों को मैं बताऊंगा। उसके बाद इस क्लास की समाप्ति चाहूंगा। अगर आप लोगों को विश्वास होगा भैया, क्योंकि मैं अभी नया नया तैयार करना, नया नया समझना, नया नया बताना, ये आप लोगों को लगेगा कि नहीं कुछ है नहीं, मगर मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ये ना कह देना कि नहीं अब 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 के 40 को यहीं से तुम पुटअप कर दोगे। कुछ बच्चों को ऐसा होता है कितने भी कंटेंट दे दिए जाएं वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। अब हम लोगों के भी सिलेबस में है, मैं जैसा कि नेट जेआरएफ का विद्यार्थी रहा हूं, तो अभी भी मैं नेट जेआरएफ संस्कृत से देख रहा हूं। तो एक बार हमने पेपर दिया, उसके बाद हमने देखा, हमने थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ के पेपर दिया था। तो अब ऐसा नहीं कि एक बार में सब चीज याद हो जाए, आपको अभ्यास करना है। मैंने अभ्यास ही नहीं किया था, 2-4 यूनिट पढ़ी, उसके बाद अभ्यास नहीं किया। अब मैं आपको भाषा के बारे में बताऊं। अब यहाँ अब कहो कि भाषा के बारे में लिखाऊं तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो पूछेगा नहीं कि भाषा क्या है, उपभाषा क्या, मगर आपको याद करना है, समझना है। अब भाई आप भाषा पढ़ रहे हैं, अगर कोई पूछ ले कि भाषा क्या है, बोली क्या है, उपभाषा क्या है, आपको बताना होगा ना मित्रों। तो मैं बता रहा हूं आपको कि भाषा क्या है। भाषा मानव मन के भाव की अभिव्यक्ति का नाम भाषा है। अगर भाषा ना होती भैया तो हम लोग क्या करते हैं, किसी के विचारों को या अपने विचारों को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, कैसे साझा करते हैं? ना साझा कर पाते हैं ना। अब पशुओं की भाषा को हम समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि उनका कोई निर्धारित नहीं है। अब हम लोग मानव है, तो मानव जो है कि कल हमने बताया था कि इशारों के माध्यम से, इशारों का माध्यम कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूं जो लोग कहते हैं कि मौखिक भाषा, उसका पहले शब्द में प्रचलन हुआ होगा ना, तब मौखिक भाषा बनी होगी। तो मैं भाषा के बारे में बताया कि मानव को एक जो मनुष्य है अपने भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाए और दूसरे के भाव और विचारों को समझ पाए, वही भाषा है। ठीक। उपभाषा क्या है? उपभाषा की भाषा जो है भाषा प्रांतीय रूप, भाषा का प्रांतीय रूप जिससे साहित्य की रचना की जाती है, उसे उपभाषा कहते हैं। आज जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं, ये बोली और उपभाषा से परिमार्जित होकर ही भाषा बनी है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आज हम लोग क्या करते हैं कि जहां मन कहे तहां, बोली क्या है, बोली को बताने से पहले उपभाषा को हमने बताया। अब बोली क्या है? भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। बोली अब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कैसे बोलते हैं, तो ऐसे खड़ी हिंदी का प्रयोग करते नहीं है, ऐसे बोलते हैं हियावा हो, ऐसे कहते हैं, क्या करा था यार, ऐसे बोलते हैं। ये क्या है? बोली। अगर इसी का प्रचलन हो जाता है तो उपभाषा उपभाषा बन जाती है। ऐसे ही इसी को कहते हैं। इसमें कोई साहित्य नहीं होता। क्या इसमें कोई साहित्य है? चला आवा घूम चली, चला आवा घूमे चली, घूमे चली, इनमें कौन साहित्य लिखवा? अभी कहा भोजपुरी वाले बनाए दें सखी आवा बिजतुआ घूमे चली, तब तो बता ही देंगे भैया। तो हम तो कब बताओ चाहत बानी कि बोली का है, बोली बताया। अब मानक भाषा क्या है? मानक भाषा को आप समझ लीजिए, विद्वत समाज द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। विद्वत यानी कि जो विद्वान लोग अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, अपने बोलचाल में उसका प्रयोग करते हैं, वही मानक भाषा है। अब राजभाषा क्या है? राजकाज की भाषा ही राजभाषा कहलाती है। राजकाज की भाषा क्या है? राजभाषा है। भारत संघ की राजभाषा हिंदी, भारत जो है उसके संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है,
लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 343 में इसे राजभाषा का सम्मान दिया गया है। 14 सितंबर 1949 को क्या किया जाता है? भारतीय संविधान द्वारा भाषा को, हिंदी भाषा को स्वीकृत किया गया। ठीक। अब हमने बताया मानक भाषा, बोली, उपभाषा, राजभाषा। अब संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा वह भाषा है जो सांस्कृतिक एवं वैचारिक स्तर पर लोगों को परस्पर जोड़ने का कार्य करती है। वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। ठीक है। संपर्क भाषा के बाद अब कुछ प्रयोजन मूलक हिंदी क्या होती है, कार्यालय हिंदी क्या होती है, तकनीकी हिंदी क्या होती है, वाणिज्यिक हिंदी क्या होती, जनसंचारी हिंदी क्या होती है, इसको भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर मेरी स्पीड थोड़ा तेज लग रही हो तो आप इसको स्लो भी करके देख सकते हैं। जैसे YouTube ने इतनी सुविधा दी है, आप चाहे तो हमारी वाणी को तेज कर सकते हैं या आप चाहे उसको धीमा कर सकते हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी है जो विभिन्न प्रयोजनों को पूरा करने में मदद करती है। इसके 4 रूप हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के 4 रूप हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के 4 रूप हैं। 4 रूप हैं। कौन कौन है? कौन कौन है वो? कार्यालय हिंदी है, तकनीकी हिंदी है, वाणिज्यिक हिंदी है, जनसंचारी हिंदी है। अब कार्यालय हिंदी क्या है? कार्यालय हिंदी वही हिंदी है जो सरकारी कामकाज तथा प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा क्या है? कार्यालय हिंदी है। कार्यालय हिंदी के बाद आता है तकनीकी हिंदी। तकनीकी विज्ञान, चिकित्सा, अभियांत्रिक आदि में प्रयुक्त होने वाली हिंदी क्या है? तकनीकी हिंदी है। वाणिज्यिक हिंदी क्या है? वाणिज्य से आपको बैंक और मंडियों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जो प्रयुक्त होती है भाषा, वही क्या है? वाणिज्यिक हिंदी। अब जनसंचारी क्या है? जनसंचार का माध्यम क्या होता है? प्रेस, पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन, विज्ञापन आदि में प्रयुक्त होने वाली हिंदी ही क्या है? जनसंचारी हिंदी कहलाती है। इतनी बात हमने आपको बताई। जो बातें समझ में आई हो वो समझना, जो ना समझ में आई हो कमेंट के माध्यम से आप बताना कि क्या आपको समझ में नहीं आई है। उसको मैं और विस्तृत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। अब मैं आपको साहित्य से जुड़े कुछ प्रश्न बता दे रहा हूं। अब मैंने कल प्रीवियस ईयर में देख रहा था तो आपको जो मंगलाचरण सुनाया था कालिदास के बारे में, कुमार संभव रचना के बारे में बताया था, तो पूछा गया था कि कुमार संभवम किसकी रचना है। तो आज मैं 5 से 7 प्रश्न कहूंगा, बोलूंगा क्या क्या है कि यामा क्या है? यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं। अब उसके बाद एक आता है आंचलिक, क्या कहते हैं उसका नाम है, एक, आप उसको अभी याद आएगा तो बताऊंगा, महत्वपूर्ण रचना है। उसके पहले मैं बता दे रहा हूं कि यामा हो गया महादेवी वर्मा की। जयशंकर प्रसाद आते हैं। जयशंकर प्रसाद इनका कामायनी है ना, इनका कामायनी है ना जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, कामायनी। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। जब मैं विस्तृत व्याख्यान करूंगा तो एक एक लेखक को जो जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, मतलब उनकी कौन सी रचनाएं हैं, कितनी रचनाएं हैं। तो अशोक का फूल जो है महावीर, अशोक का फूल रहने दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं।
एक जो आंचलिक कहानी आती है उसका क्या नाम है? इजहार, जो फरीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। मैला आंचल, मैला आंचल उपन्यास, मैला आंचल उपन्यास है, एक कहानी है, उसको याद नहीं आ रहा। मैं मैला आंचल जो इजहार ने बताया कि मैला आंचल, मैला आंचल, मैला आंचल, ये हमेशा पूछता है, जो रेणु जी की रचना है। एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। आंचलिक का अर्थ क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, कितनी रचनाएं हुई? 1 2 3। गोदान, गोदान किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद। अब कहेंगे कि इनकी तो ढेर सारी रचनाएं हैं, गाबान, गोदान, ये सब, मगर मैं इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूं उसको आप समझिए। एक मैं और बता दे रहा हूं, एक का और क्या नाम है? वैसे तो बहुत सी रचनाएं हैं, जितनी मैं बताऊं उतनी कम है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की। ठीक है, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि जब उबल सी लगे तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं आप उतना पढ़िए। अगर आपको कहीं से प्रीवियस ईयर मिल रहा तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा मैं ऐसे बताता रहूंगा कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको कहूंगा कि आप स्वाध्याय करें तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि स्वाध्याय करने के बाद आपको स्वाध्याय करने से 4-5 घंटे जो कंटेंट आप तैयार करेंगे, वही कंटेंट यहां आप 45 मिनट में, 30 मिनट में पा जाएंगे। अब आप 4 घंटे पढ़ना पसंद करेंगे या 45 मिनट और 40 मिनट? क्योंकि आपका एग्जाम लगा हुआ है। मेरा तो एग्जाम नहीं है, मैं यूपीएसआई का पेपर नहीं दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं कितना बड़ा हूं। वैसे भी मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं एक होनहार, या कहें कि अभी तो इतनी दुर्बोधता है हमारे अंदर, इतना अल्पज्ञ हूं, मैं क्या ही बताऊं। अल्पज्ञ रहना और सर्वज्ञ होना बहुत फर्क की बात होती है। ठीक है, स्वयं को अल्पज्ञ ही समझना चाहिए। सर्वज्ञ तो कोई होता है नहीं, सर्वे सर्वा ना जानामि, सब कुछ नहीं जानते।